नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान की भौतिक प्रदेश की अपन बात करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे पहले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं, दूसरे नंबर अपन बात करेंगे अरावली प्रदेश की, और फिर अपन पढ़ेंगे पूर्व का मैदान, और चौथा जो भाग है वो आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ये 4 भाग आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये सबसे बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश को भी अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो रेतीला मैदान है, याद रखना है, ये आपके इधर वाला जो भाग है लगभग आप मान सकते हो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो इसको 2 भागों में बांटती है। तो ये आप 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है इस आधार पर अपन 2 भागों में इसको बांट सकते हैं। एक है आपका रेतीला मैदान और दूसरा है आपका राजस्थान बांगड़। याद रखना है, ये आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग आपका रेतीला मैदान है और दूसरा भाग आपका राजस्थान बांगड़ है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की भौतिक स्वरूप को अपन प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर देखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर अपन विश्व की बात करें तो विश्व 2 भूखंडों में विभाजित था, और 2 भूखंडों की अपन बात करें तो आपको याद रखना है, एक आपका अंगारा लैंड है और दूसरा आपका गोंडवाना लैंड है। तो इसके बीच में अपन बात करें तो 33 सागर। लेकिन राजस्थान के पर्सपेक्टिव अपन इसको देखते हैं तो आपको याद रखना है, राजस्थान के अंदर 33 सागर के अवशेष की अपन बात करें तो राजस्थान में 33 सागर की अपन बात करें तो पहला और तीसरा, यानी आप समझ सकते हो, यानी जो उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश और आपका जो पूर्व का मैदान है वो किसका अवशेष है, 33 सागर का। और गोंडवाना लैंड की अपन बात करूं तो दूसरा और चौथे का मतलब है आपके अरावली प्रदेश, और आपका दक्षिण पूर्वी पठारी जो भाग है वो किसका भाग माना गया है, आपका गोंडवाना लैंड। तो याद रखना है राजस्थान के अंदर अंगारा लैंड का कोई भाग नहीं है, लेकिन आपको याद रखना 33 सागर और गोंडवाना लैंड। 33 सागर में आपको याद रखना है पहला और तीसरा मतलब उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और आपके पूर्व का मैदान किसका भाग माना गया है, 33 सागर का। और गोंडवाना लैंड की अपन बात करें तो दूसरा और चौथा यानी अरावली प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के अंदर ये पूछा जाएगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन पहला प्रदेश देखते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। देखिए कॉमन कुछ विशेषताएं हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, थार का मरुस्थल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए थार का मरुस्थल है और विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या भी यह निवास करती है और सर्वाधिक जैव विविधता, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक है, आगे अपन जैव विविधता टॉपिक पढ़ेंगे, तब चारों भागों को पुनः अपन जैव विविधता के आधार पर इसका विभाजन करेंगे और देखेंगे कि भाई सबसे ज्यादा जो जैव विविधता राजस्थान के अंदर है तो वो आपको याद रखना है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सर्वाधिक जैव विविधता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं विस्तार की। तो देखिए केवल और केवल अपन राजस्थान के दृष्टिकोण से इसको पढ़ते हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका विस्तार केवल राजस्थान में ही नहीं है, बल्कि राजस्थान के बाहर अन्य राज्यों के साथ साथ पाकिस्तान तक भी ये फैला हुआ है। तो याद रखना है राजस्थान के साथ साथ गुजरात, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक है। तो याद रखना है इसका विस्तार, एग्जाम के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके। तो इस तरह से आप पूरा ध्यान रखिए, राजस्थान के साथ साथ गुजरात, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक इस उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है जिसको अपन थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं, इसका विस्तार है। इसके अलावा अपन क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल लगभग 61.11% है और जो जनसंख्या निवास करती है वो कितनी है, 40%। अब देखिए आपको पता है क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है, इसलिए जन घनत्व है वो क्या होगा, कम होगा। याद रखना जन घनत्व भी क्या है, कम है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा है और जनसंख्या क्या है, कम है। अब देखिए राजस्थान के अंदर 12 जिलों के अंदर विस्तार है इसका। देखिए अब आपको पूछे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक क्षेत्रफल का दृष्टिकोण रखता है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा, इस वजह से अपन देख सकते हैं इनका जो विस्तार है वो राजस्थान के लगभग 12 जिलों के अंदर है। और 12 जिलों के अंदर आपको याद रखना है पूरा का पूरा जोधपुर संभाग है, केवल सिरोही को छोड़ करके, चूंकि सिरोही है अपना अरावली प्रदेश के अंतर्गत सिरोही को देखेंगे। सिरोही के अंदर आप देखिए अरावली प्रदेश के अंदर जो दक्षिण और दक्षिण जो पश्चिम का भाग है वहां पे सर्वाधिक अरावली का विस्तार है दक्षिण में। तो इस वजह से सिरोही को छोड़ करके पूरा जोधपुर जो संभाग है उसमें इसका
विस्तार है। इसके साथ साथ पूरा बीकानेर संभाग हो गया आपका, और सीकर, झुंझुनू और नागौर, ये इस तरह से आपके लगभग 12 जिलों के अंदर इस उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्या है, विस्तार है। तो बिल्कुल कॉमन चीजें हैं, आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी है। इनको थोड़ा सा आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। एक आपका रेतीला मैदान है और दूसरा आपका राजस्थान बांगड़ है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। 2 भागों में अपन बांट सकते हैं, एक भाग आपका रेतीला मैदान है, दूसरा आपका राजस्थान बांगड़ है। अब मैं रेतीले मैदान की कुछ विशेषताओं की बात करूं तो 2-3 विशेषता आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले इसकी जो जलवायु है वो कैसी है, शुष्क जलवायु। देखिए, आगे अपन जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर 5 प्रकार की जलवायु है, जिसमें अपन देखिए, वापस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। 5 प्रकार की जलवायु देखिए, ये जो आपका रेतीला जो मैदान है, यहाँ पे कैसी जलवायु है, शुष्क जलवायु है। इसके बाद में हम राजस्थान बांगड़ में आएंगे तो यहाँ कौन सी जलवायु हो जाएगी, आपकी अर्ध शुष्क हो जाएगी। और उसके बाद में अरावली प्रदेश के अंदर उप आर्द्र आ जाएगी आपकी जलवायु। और जो आपका पूर्व का मैदान है, यहाँ पे आपकी आर्द्र जलवायु आ जाएगी। और दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है, वहां अति आर्द्र जलवायु है। कहने का मतलब है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को हम इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। तो इसको अपन जलवायु वाले टॉपिक में विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो कौन सी जलवायु होगी, आपकी शुष्क जलवायु। और वर्षा की बात करें तो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती, वार्षिक वर्षा होती। वर्षा बहुत कम होती है, इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे वर्षा कम होने की वजह से कुछ ऐसी वनस्पति पाई जाती है, और जो कहते हैं ना, लंबी जड़ें वाली जो पेड़ पौधे होते हैं, वो सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होते हैं। और लू आंधियां बहुत ज्यादा चलती है, तो इस सारी चीजें आपको याद रखनी। अब देखिए, रेतीले मैदान में अपन 3 विशेषताओं को देखते हैं। एक तो ईर्क, हम्माद और रैग, ये तीनों थोड़ा सा आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इनका मतलब क्या होता है। तो ये जो विशेषता है रेतीले मैदान में, ईर्क क्या होता है, हम्माद क्या होता है और रैग क्या होता है। तो सबसे पहले ईर्क की बात करें तो आपको याद रखना है, राजस्थान के अंदर पश्चिम के अंदर जो जिले हैं, जैसलमेर है, बाड़मेर है और बीकानेर, इस 3-4 जिलों के अंदर जो रेतीला मरुस्थल है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, ईर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईर्क। तो याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर पश्चिम के अंदर जो जिले हैं, आप देख सकते हो, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, यहाँ पे जो रेतीला जो मरुस्थल है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, ईर्क। उसके बाद में बात करते हैं हम्माद की। तो हम्माद का आपको ध्यान रखना, हम्माद का मतलब वही जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इसके अंदर चट्टानी जो मरुस्थल है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, हम्माद। तो याद रखना, हम्माद का मतलब चट्टानी मरुस्थल और ईर्क का मतलब रेतीला मैदान। और इन दोनों का जो मिश्रण है वो जैसलमेर के अंदर रामगढ़ और लोधरवा क्षेत्र में कहीं कहीं दिखता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इन दोनों का मिश्रण होता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, रैग के नाम से। तो याद रखिएगा 3 चीजें, ईर्क किसको बोलते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर के अंदर जो विस्तारित रेतीला मैदान है, रेतीला जो मरुस्थल है, उसको किस नाम से जानते हैं, ईर्क। और हम्माद है वो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के अंदर जो चट्टानी जो मरुस्थल वाला जो क्षेत्र है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, हम्माद के नाम से। और इन दोनों का जो मिश्रण होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, रैग। अब बात करते हैं राजस्थान बांगड़ की। तो राजस्थान बांगड़ की भी कुछ विशेषता है, कॉमन विशेषता है, आपको पता है। सबसे पहले अर्ध शुष्क जलवायु है। वर्षा की बात करें 20 से 25 सेंटीमीटर। अब आपको याद रखना है, ये जो 25 सेंटीमीटर जो रेखा है, वो क्या करती है, रेतीले मैदान को राजस्थान बांगड़ से क्या करती है, अलग करती है। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे वर्षा की मात्रा लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 25 से 50 का मतलब है जो 25 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा है, वो क्या करती है, रेतीले मैदान और आपके राजस्थान बांगड़ को 2 भागों में बांटती है। और फिर देखिए, आप इसको राजस्थान बांगड़ को 4 कॉमन विशेषताओं के आधार पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर जो घग्गर नदी का जो प्रदेश है, अपन पढ़ेंगे नदियों के अंदर घग्गर नदी का जो प्रदेश है। तो देखिए, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अंदर घग्गर नदी का जो क्षेत्र है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर आपको पता, आंतरिक प्रवाह जो भूमि है, वो भी राजस्थान बांगड़ का भाग है। और नागौर जिले के अंदर बात करते हैं, नागौर जिले के अंदर जो उच्च भूमि है, जहां पर खारे पानी की बहुत ज्यादा झीलें पाई जाती है, वो भाग हो गया। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, गोडवाड़ा जो प्रदेश है, जहां पर कौन सी नदी बहती है, लूनी नदी। तो इन 4 भागों से मिलाकर के आपका पूरा राजस्थान बांगड़ बनता है। तो आपको याद रखना है, राजस्थान बांगड़ को हम इस तरह से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों वाला जो घग्गर नदी का जो क्षेत्र है, इसके अलावा शेखावाटी की जो आंतरिक प्रवाह भूमि है, और नागौरी जो उच्च भूमि है, जहां खारे पानी की झीलें ज्यादा है, और गोडवाड़ा जो क्षेत्र है, जहां पर कौन सी नदी बहती, लूनी नदी। ये आपको थोड़ा सा याद रखना। अब देखिए, मरुस्थल के अंदर जो बनने वाली कुछ आकृतियां हैं, उसकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बरखान, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बरखान का मतलब होता है, आपको पता,
अर्ध चंद्राकार जो आकृति नजर आती है, क्योंकि देखिए रेतीला जो क्षेत्र है वहां पे कुछ ऐसी आकृतियां बनती है। आपको पता है कि वायु की गति की वजह से किसी अवरोध के कारण कुछ ऐसी आकृतियां बनती है, उस आकृतियों की अपन बात करते हैं। एग्जाम के अंदर मरुस्थल के अंदर बनने वाली आकृतियों के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले बरखान की बात करें, आपको पता है जैसे ही मान लीजिए किसी अवरोध की वजह से वायु भंवर के प्रवेश के कारण इस तरह से अर्ध चंद्राकार जो आकृति बनती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बरखान। और राजस्थान के अंदर सर्वाधिक चूरू के अंदर भालेरी जो जगह है वहां पे है। और अपन देख सकते हैं जो बरखान है अर्ध चंद्राकार आकृति बनती है। और इसके साथ साथ शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, ये आपको याद रखना, शेखावाटी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप की बात करें। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है जिस तरह से अपन जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो पवन की गति कहां से कहां तक होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगी। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होने की वजह से पवन की दिशा के समानांतर, याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य का मतलब है पवन की दिशा के समांतर बनने वाले जो बालू का स्तूप होते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। यानी जिस तरह से पवन की गति भी इधर है और बालू का स्तूप भी इससे बनते हैं, इसको बोलते हैं अपन अनुदैर्ध्य। तो ये सबसे ज्यादा जैसलमेर, बीकानेर और चूरू क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। इसके बाद में अनुप्रस्थ की बात करें तो आपको पता पवन की गति इस तरह से है और बालू का स्तूप बनते हैं वो पवन के समकोण पे बनते हैं। देखिए पवन तो ऐसे चल रही है, बालू का स्तूप इसके समकोण पे बन रहा है, इसको बोलते हैं आप अनुप्रस्थ। याद रखना, अनुदैर्ध्य का मतलब है जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा के अंदर जो बालू का स्तूप बनते हैं, इसको बोलते हैं आपका अनुदैर्ध्य। और अनुप्रस्थ का मतलब है पवन के समकोण पर बनने वाले जो आपके बालू का स्तूप है वो आपके हो जाएंगे अनुप्रस्थ। ये सबसे ज्यादा बाड़मेर और जोधपुर के अंदर गए। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती, बहुत ही सिंपल। एक होता सब्र काफिज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एक होता पैराबोलिक। ये दोनों ज्यादा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, मैंने चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास किया है। सब्र काफिज का मतलब जैसे मान लीजिए कोई झाड़ी है, ये मैंने एक झाड़ी का चित्र बनाया है। अब इस झाड़ी पे क्या है, एक तरफ क्या है, आप देख सकते हैं रेत का जमाव है इधर, और एक तरफ खाली भाग, यानी कहने का मतलब अर्ध चंद्राकार आकृति बनती। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये झाड़ी है और झाड़ी के एक तरफ, इस झाड़ी के एक तरफ क्या होता है, अर्धचंद्राकार जो आकृति बनती है, इसको क्या बोलते हैं, सब्र काफिज। और ये सबसे ज्यादा कहां है, बीकानेर के अंदर। और पैराबोलिक का मतलब है बहुमुखी बालू का स्तूप। कहने का मतलब है झाड़ी की दोनों तरफ क्या बनती है, आकृति बनती है। देखिए सब्र काफिज में एक तरफ आकृति बनेगी और पैराबोलिक के अंदर इस तरह से इस किसी झाड़ी के दोनों ओर क्या बनेगी, आकृति। और सबसे ज्यादा ये कहां पे दिखते हैं, बीकानेर के अंदर। तो आप कभी जाओ बीकानेर के अंदर तो सब्र काफिज और पैराबोलिक आकृति आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं रन या टाड। रन या टाड का मतलब आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है जहां पे आपको पता है पानी की बहाव की वजह से मरुस्थल के अंदर कुछ स्थायी झीलें बन जाती, जैसे आप सांबर देखते हो, डीडवाना देखते हो, और धीरे धीरे ये झीलें सूखने के बाद में दलदली क्षेत्र हो जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रन या टाड़। आपको पूछा जा सकता है रन या टाड़, ये आपको पता है रेगिस्तान के अंदर अपन देख सकते हैं, जैसलमेर के अंदर ऐसे कई क्षेत्र दिखते हैं आपको। तो ये आपको याद रखना, इस तरह से जल के प्रवाह से कुछ स्थायी झीलें बनती है। धीरे धीरे ये झीलें जब गर्मियों के अंदर सूख जाती है तो उसके बाद में एक दलदली क्षेत्र बन जाता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, रन या टाड़। एक होता है पलाया झील। देखिए पलाया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। देखिए वर्षा के दिनों के, देखिए हमेशा ध्यान रखना, पलाया का मतलब हो गया वर्षा ऋतु के अंदर। और वर्षा ऋतु के अंदर आपको पता है कई जगह जो चट्टानी पथरीला जो भाग होता है वहां पे स्थायी या अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। देखिए जैसे जल का प्रवाह होने की वजह से अस्थायी झील बन जाती है। इस अस्थायी झील को अपन क्या बोलते हैं, पलाया झील। और ये सबसे ज्यादा जैसलमेर के अंदर, आपको पता है जैसलमेर के अंदर जो पथरीला जो भाग है, पथरीला जो क्षेत्र है, वहां पर जाओगे तो आपको कई सारी पलाया झीलें दिखेगी वर्षा ऋतु में। कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है चट्टानी भाग होता है तो पानी कुछ दिनों तक रहता है वर्षा ऋतु तक और उसके बाद में सूख जाता है। तो कहने का मतलब जो अस्थायी झीलें बनती है इसको अपन क्या बोलते हैं, पलाया। एक होता है दरियन। दरियन का मतलब है कि मरुस्थल के अंदर कुछ स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं, जो मतलब आप देख सकते हो इस तरह से इसी पैटर्न में आकृतियां होती है जहां पे लोग बहुत कम रहते हैं। कहने का मतलब जनशून्य लोग निवास करते हैं, ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, दरियन बोलते हैं। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहां पे है, जैसलमेर। तो कहने का मतलब स्थानांतरित जो बालू का स्तूप होते हैं जहां पे लोग निवास नहीं करते हैं, ऐसे क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, दरियन बोलते हैं। एक आपका होता है इंसेलबर्ग, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंसेलबर्ग का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण देखिए इसका, मान लीजिए कोई चट्टान है
और जब पवन इस पे चट्टान पे टकराती है और टकराने की वजह से जो धूल के कण होते हैं वो तो निकल जाते हैं, और आपको पता केवल और केवल जो चट्टानी वाला भाग रहता है वो भाग रहता है, बाकी वाले जो कण होते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं। तो केवल और केवल जो चट्टानी जो भाग होता है यानी पवन द्वारा जो अपरदित जो कठोर भाग है, कठोर जो चट्टान शेष रह जाती, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंसेलबर्ग बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना, सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और ये आकृतियों के संदर्भ में एग्जाम में कई बार अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए, ऐसे प्रश्न आपको RAS के दृष्टिकोण से भी पूछे जा सकते हैं, छोटे प्रश्न आपको बना के भी पूछा जा सकता है। पलाया क्या है तो आप समझ सकते हो पलाया क्या चीज है। इसी तरह से रन या टाट पूछा जा सकता है, धरियन पूछा जा सकता है, ये आपका इंसेलबर्ग पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इनका चित्र को ध्यान में रखिए, बाकी चीज़ों को आपको ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज की क्लास इतनी रहेगी, अगले वीडियो के अंदर हम राजस्थान के अंदर जो आपका दूसरा जो आपका भौतिक प्रदेश है अरावली प्रदेश, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।